नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, इवेंट्स में, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे सिलेक्ट करके आपके लिए बेस्ट आर्टिकल्स लाते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं, उनके कॉज और इफेक्ट को यहाँ पे हम लोग असेस करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। अब यहाँ पे इंडियन नहीं, इंटरनेशनल आर्टिकल चूज किया हमने, बट इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। प्रेशर्ड बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू पुल कोविड कंटेंट फ्रॉम फेसबुक, ये कहना है जकरबर्ग। तो ये आर्टिकल काफी अभी ट्रेंडिंग भी है ओवरऑल। अगर आप देखेंगे ये कंटेंट, मार्क जकरबर्ग ने एक काफी, मैं कहूँगा कई लोगों के लिए तो ऑब्वियस था, एक रिवील किया है यहाँ पे। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मेटा प्लेटफॉर्म्स के, जिसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की पेरेंट कंपनी है ये, इन्होंने कहा, ये एलिगेशन लगाया कि फेसबुक जो है इस पे काफी प्रेशर डाला गया है यूएस गवर्नमेंट द्वारा कि ये सेंसर करे कंटेंट रिलेटेड टू कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। एंड ये रिग्रेट करते हैं, बहुत अफसोस जताया इन्होंने कि कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम ये डिमांड मानेंगे जो गवर्नमेंट ने डिमांड की है। वो इन्होंने सेंसर किया, बहुत सारे कंटेंट को दबाया कोविड-19 के वक्त, जो ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान आप देखेंगे कि काफी सारे इस तरीके के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही थी कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोविड पर था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई उस वक्त। सीनियर ऑफिशियल्स 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आए, इंक्लूडिंग व्हाइट हाउस, रिपीटेडली उन्होंने प्रेशर किया उनकी टीम को महीनों तक कि वो सेंसर करे सर्टेन कोविड-19 कंटेंट, जैसे कि ह्यूमर, कोई भी मजाक या सटायर, कुछ भी आप मजाक या सटायर कर रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, तो उसको दबा दिया जाए। ये यूएस गवर्नमेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने प्रेशर किया इस बात के लिए। जकरबर्ग ने एक लेटर भी लिखा है कमिटी ऑन द जुडिशरी ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड वाइल इट वाज मेटाज डिसीजन, मेटा का डिसीजन था कि रिमूव करें या ना कंटेंट, लेकिन इन्होंने कंटिन्यू किया कि गवर्नमेंट का जो प्रेशर था वो गलत था। एंड वो रिग्रेट करते हैं कि वो और ज्यादा आउटस्पोकन नहीं थे उसके बारे में, इन्होंने कोई बात कभी की ही नहीं इसके बारे में। अब जाकर ये इसके बारे में बात कर रहे हैं इलेक्शंस के टाइम पे स्पेसिफिकली। एंड काफी ये पॉइंट्स गेन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जिस वक्त बाइडेन प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन था? कैमला हैरिस। तो यहाँ पे काफी एडवांटेज देगा ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और मैं कहूँगा बड़े एडवांटेजेस क्रिएट करेगा इलेक्शन के टाइम पे। अगर इस तरीके के मैं बोलूँगा कि अगर ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते रहे, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्होंने कई सारे पोस्ट भी रिमूव किए जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू वायरस, और इट वेंट अगेंस्ट इट्स पॉलिसीज। तो इन ऑल फेसबुक ने करीब 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ कंटेंट, 2 करोड़ पीस ऑफ कंटेंट एक साल में रिमूव किया, टुक डाउन किया फेसबुक से। और इन्होंने फेसबुक, जकरबर्ग जॉइन्स दी अदर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग जैक डॉर्सी, फॉर्मर सीईओ ऑफ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर। ट्विटर भी काफी फेमस था इस चीज के लिए, जहां पे कंटेंट मॉडरेशन की बात इतनी एक्सट्रीम हो गई कि वो बहुत ज्यादा दूर चले गए। तो ट्विटर पे भी प्रॉब्लम यही था कि इतना कंटेंट मॉडरेशन करने लग गए कि बेसिकली वो पूरा व्यू पॉइंट ही, मैं कहूँगा एक ही व्यू को प्रमोट करने लग गए, और काफी लोगों ने एलिगेशंस लगाया कि जो दूसरे व्यूज थे उनको बिल्कुल दबा दिया गया। ठीक है, इतना कंटेंट मॉडरेशन कर दिया गया कि इतना तो पब्लिक स्पेस में नहीं होता यूजुअली, जितना आपको ट्विटर पे बात करने से पहले सोचना पड़ रहा था। तो वही फेसबुक पे भी देखा गया। और एक ग्रोइंग ग्लोबल डिबेट है इस वक्त कि कितना दूर जा सकती है सोशल मीडिया कंपनीज इन पॉलिसिंग कमेंट्स, इमेजेस एंड अदर कंटेंट, दूसरों के स्पीच को कंट्रोल करने में। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां अब लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, हर चीज को लेके आते हैं, अपने ओपिनियंस को लेके आते हैं। तो कितना दूर जा सकती है इनके ओपिनियंस को दबाने के लिए स्पेसिफिक, जो मे बी मेन स्ट्रीम ना हो। तो फ्रेंच ऑफिशियल्स ने भी अभी अरेस्ट किया है टेलीग्राम के को फाउंडर को। तो मैं बोलूंगा टेलीग्राम इज नॉट प्रॉपर्ली, मतलब एक फेसबुक की तरह वो यूज नहीं होता बिल्कुल भी, या ट्विटर की तरह, बट इन पे एलिगेशंस लगे हैं कि कंपनी फेल होती रही है आज तक क्राइम को कॉम्बैट करने में मैसेजिंग ऐप पर, जैसे कि स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो यहाँ पे काफी गलत कंटेंट के लिए भी टेलीग्राम यूज होता है। पायरेसी बहुत ज्यादा है, जितने भी पायरेटेड कंटेंट आपको टेलीग्राम पे वो मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम रहा है टेलीग्राम के साथ हमेशा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा गया तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्होंने यही रीजन दिया है। अब इस पे आगे देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या होता है। ज़करबर्ग का कहना है कि इनका गोल है कि अब ये न्यूट्रल रहेंगे और कोई रोल नहीं प्ले करेंगे वन वे और अनदर, और ऐसा अपीयर भी नहीं करेंगे कि वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ। तो ये सारी बात इन्होंने रिवील की है इस वक्त, एंड काफी चर्चा चल रही है इस पे, काफी डिबेट भी चल रहा है ऑनलाइन। तो जरूर आप अपना ओपिनियन भी बताएं कि क्या मतलब सही है ये गवर्नमेंट का प्रेशर करके कुछ चीजों को हटा देना, और कौन सा कंटेंट हटाना सही है, कौन सा गलत है। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, राइट, स्पीच को कंट्रोल करना ऑनलाइन, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे लगता है मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ कम है और मैटर ऑफ ओपिनियंस हमेशा ज्यादा है। कंट्रोलिंग 1300 किलोमीटर ऑफ रशियन टेरिटरी, यूक्रेन। अब ये भी एक इंटरनेशनल आर्टिकल लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन बहुत ही छोटा देश है अगर कंपेयर करें रशिया से इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, डिफेंस एरिया, किसी भी चीज में आप कंपेयर कर लें। तो चीफ है यूक्रेन आर्मी के, उन्होंने कहा है कि कंट्री ने करीब 1300 स्क्वायर किलोमीटर रशियन टेरिटरी जो है कर्क्स रीजन वहां पे अपना इंकर्जन कर दिया है, वहां पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। एंड इन्होंने करीब 600 रशियन प्रिजनर्स भी कैप्चर किए हैं इस ऑपरेशन में। तो जो रशियन प्रिजनर्स है 594 का काउंट है इनका। एंड बहुत ही एक आप कहेंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना पूरा, तो जितने भी वॉर्स आप देखेंगे वहां पे एक्चुअली किसी जगह को एक बार कैप्चर करना मुश्किल नहीं रहा है इतना ज्यादा जितना उसे कैप्चर करके होल्ड करना रहा है मुश्किल। तो क्या यूक्रेन आपको लगता है ये होल्ड कर पाएगा इस रीजन को? सीम्स वेरी डिफिकल्ट। और यूक्रेन ये चीज परस्यू भी क्यों कर रहा है? मुझे लगा था कि यूक्रेन इस टाइम पे डिफेंड कर रहा है अपने आप को, तो मे बी ये वॉर टैक्टिक्स हो सकती है। समटाइम्स ऑफेंस इज अ वेरी गुड डिफेंस, बट स्टिल एज लाइक अ कंट्री अगेंस्ट रशिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में से एक है, बहुत ही इलॉजिकल सा साउंड कर रहा है मेरे लिए। सो इफ एनीबडी इज एन एक्सपर्ट ऑन सच काइंड ऑफ मिलिट्री कॉन्डक्ट, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट कि आप क्या रीजन हो सकता है कि ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अपने एरिया को रिकैप्चर करें तो बात है, लेकिन ये तो रशियन टेरिटरी में भी घुसना चाह रहे हैं। तो 5 पीपल वर रिपोर्टेड टू बी किल्ड, 16 लोग इंजर भी हुए, जिसमें जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि 81 ड्रोन्स एज वेल एज क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स ये यहाँ पर लॉन्च किए गए ओवरऑल। एंड इन्होंने कहा कि हम अनडाउटेडली बेशक रिस्पॉन्ड करेंगे रशिया के सारे अटैक्स के लिए, और जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है वो अनपनिश्ड नहीं जाएगा, हम पनिश करेंगे रशिया को। सो बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं एंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। 5 मोस्ट ओवरबॉट SME IPOs of 2024 see 1100x डिमांड। अब मैं ये आर्टिकल इसलिए चूज करके लाया हूं क्योंकि कल से और परसों से एक बहुत ट्रेंडिंग आर्टिकल है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि किस तरीके से एक 12 करोड़ कमाने वाली कंपनी ने करीब 4,500 करोड़ रुपए का उस पर बिड आ गया है। करीब कितने 100 गुना, पता नहीं 400 गुना शायद वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी आ जाए बस ले लो, ठीक है। और जब तक लोग उसे ऊपर वाले दाम पे बाय करते रहेंगे ऑफ कोर्स वो बढ़ता रहेगा, चाहे वो कंपनी कुछ पैसा कमाती हो ना कमाती हो। और 4,500 करोड़ मतलब आप समझ रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ जहां 8 एम्प्लॉयज बताए जा रहे हैं, सिर्फ 8 ही एम्प्लॉयज हैं, जिसका 12 करोड़ का तो रेवेन्यू है। तो जितने भी IPOs आ रहे हैं ना, IPO का मतलब क्या होता है? IPOs बेसिकली जब आप पहली बार शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं ना, सबसे पहली बार, उसको हम लोग बोलते हैं IPO। तो जितने भी IPOs अभी आ रहे हैं आप देखिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओला का IPO आया 70 रुपए पे आया और 150 रुपए हो गया, एक हफ्ते में डबल हो गया। पैसे डबल ऐसे हो जा रहे हैं। यहाँ FD में 7% कमाते हैं लोग, एक साल का डबल करने में उसे आप सोचिए कितने साल लग जाते हैं, 8 साल एंड 10 साल लग जाते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें मैं कहूँगा जितने म्यूचुअल फंड्स भी है उनके रिटर्न्स देखिए और ये IPOs देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कई सारे IPOs जो है ना वो अलग कंपनीज के आते हैं, छोटी कंपनीज के, जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, SME IPO बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। नॉर्मल IPO से थोड़े अलग होते हैं और यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई डिमांड देखने को मिल रहा है हमें इन्वेस्टर्स से। और ये जो फिगर्स हैं ये दिखाते हैं कि किस टाइप का फ्रेंजी है, फ्रेंजी मतलब पागलपन चल रहा है मार्केट में। जो 5 सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड SME है, ओवर सब्सक्राइब्ड कहीं भी लिखा हो इसका मतलब क्या होता है? एक शेयर है बेचने के लिए और इसको खरीदने के लिए 5 लोग हैं, ठीक है।
5 बिड आ रखी हैं इसे खरीदने के लिए, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब है, ये एक ही को मिलेगा तो 4 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एसएमई के जो शेयर सेल्स हैं ये इन्होंने रैक किया है क्यूमुलेटिव बिड्स ऑफ 65,000 करोड़, 1100 गुना, ठीक है, जितना इन कंपनी ने मांगा। तो इन कंपनी ने बोला कि हमें चाहिए 59 करोड़ और इनको 1100 गुना ऑन एन एवरेज पैसे बिड किए गए, दिए गए बाय इन्वेस्टर्स। 65,000 करोड़ रुपए बिड हुए सिर्फ 60 करोड़ की कंपनीज के लिए। तो ये काफी यूफोरिक सा हो गया है यहाँ पे अगर आप देखें एसएमईज के मामले में। और एसएमईज की तो हम क्या ही बात करें, मतलब ये तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग, मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये शायद बेस्ट परफॉर्मिंग होने चाहिए अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो। फिर निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब तो क्या ही है मुझे लगता है, बट ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ। ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूरी रहना वैसे बेटर होता है। और अपने खुद आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात करके देखिए और पूछिए इसके बारे में वो क्या कहते हैं। जो 10 सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड एसएमई आईपीओस हैं ऑल टाइम के, उन्होंने सब्सक्रिप्शंस देखा है रेंजिंग फ्रॉम 733 टाइम्स टू 2000 टाइम्स। मतलब ये तो कोई ऐसी कंपनी है जो लाइफ में एक बार ही आई होगी, कोई मोनोपोली जो पूरे इंडिया को ही मैं कहूँगा मोनोपोलाइज कर देगी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप या एनवीडिया टाइप, इस टाइप का इंटरेस्ट दिख रहा है। 2000 गुना सब्सक्राइब हो जाना। तो जो इवन जो सबसे स्मॉलेस्ट लिस्टिंग गेन है वो भी आया है 35% का मैजेंटा में। और जीपी एको सॉल्यूशंस ने पोस्ट किया 394% राइज इन डेब्यू ट्रेड। तो जो ट्रेंड है ये अनडिनाइबल है कि ज्यादातर आईपीओ है ये सिग्निफिकेंट फर्स्ट डे गेन्स लेकर आ रहे हैं। पहले दिन जब ये आते हैं तो बहुत बढ़िया गेन होता है इनमें और ये प्रोपेल कर रहे हैं फ्रेंजी, एक फ्रेंजी क्रिएट हो रहा है मार्केट में, पागलपन सा क्रिएट हो रहा है, बहुत क्रेजीनेस हो रहा है। एंड कई लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो एसएमई आईपीओज आ रहे हैं ना ये फ्रेंजी सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो हाई सब्सक्रिप्शन लेवल्स हैं ये भी रिफ्लेक्शन है डायनामिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के। तो मैं कहूँगा यहाँ तो एक्चुअली सप्लाई बहुत कम है एसएमईज की, जिस हिसाब से डिमांड है मुझे लगता है आईपीओज आ ही नहीं रहे जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड है लोगों के बीच में एसएमईज के लिए। लोगों को लग रहा है एसएमईज ही अगले वेल्थ क्रिएटर बने। नहीं, लोग इतने बेवकूफ नहीं है। लोग एसएमईज में इसीलिए बिड कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है यार आईपीओ देखो क्या है, मैं आईपीओ में बिड करूंगा, मुझे मिल गया ना एक दिन में 20%, 35% तो मिनिमम मिला है, मैं वही उसी दिन एग्जिट कर दूंगा। और अगर उस दिन लेट्स से बहुत अच्छा बढ़ गया तो छोड़ दूंगा। 400% भी बढ़ जा रहे हैं कुछ दिनों में। तो यहाँ पे लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए आ रहे हैं, किसी को इन कंपनी से कोई मतलब नहीं, कोई इन शेयर्स को होल्ड नहीं करने वाला है एसएमई के, सब सिर्फ एक तरीके से स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं कि बस जैसे ही लिस्टिंग गेन आया हम लोग निकल गए वहां से। तो अगर आप देखेंगे जो कंपनी जिनका कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी पब्लिक आ जा रही है। अब ज्यादातर कंपनी सोचिए यार हम बिजनेस करके जितना पैसा कमा रहे हैं उससे बढ़िया आईपीओ ले आते हैं, उसमें इतना हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। जैसे कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, ये कंपनी है जिसके पास 2 बाइक शोरूम है दिल्ली में, जैसा हमने एग्जांपल देखा। 400 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब एक शेयर जब वो बेच रहे थे तो 400 शेयर खरीदने के लिए थे लोग। एंड सिमिलरली ब्रोच लाइफ केयर जिसके पास 25 बेड का हॉस्पिटल है गुजरात के भरूच में, इन्होंने एक इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स देखा। और इन केसेस से एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि क्या जो रैशनल है बिहाइंड दीज आईपीओज और जो फेवरिश एंथुजियाज्म है वो इन्वेस्टर इंटरेस्ट ड्राइव कर रहा है। यस, मुझे तो ये लगता है कि लोग सब देख रहे हैं 25% बढ़ रहा है, इसको ले लो, ठीक है, दैट्स इट, इससे आगे कोई नहीं सोच रहा है। एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी जो है एसएमई के आईपीओज में वो अनशेकन रहा है। इवन जो मार्केट रेगुलेटर है हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने स्ट्रिक्चर्स पास किया अगेंस्ट एसएमईज के अगेंस्ट कि ये फंड्स को साइफन कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं प्रमोटर्स चीज़ों को, और फिक्टिशियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सही नहीं है, बहुत गड़बड़ है। सभी खुद बोल रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं, हमें जितना भगवान पर विश्वास है उतना हमें एसएमई आईपीओज और कंपनीज पर विश्वास है कि ये चले या ना चले, ये हमें आईपीओ पे गेन जरूर देंगे 100%। और कई लोग तो फिर देखो क्या है कि एक बार बढ़ गया तो बेचने की हिम्मत ही नहीं होती उन्हें, वो होल्ड करके बैठे रह जाते हैं, फिर चाहे नेगेटिव भी चला जाए लेकिन वो होल्ड करके रखे रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है वो लाई करता है क्वालिटी ऑफ इशुएंस पे, जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज इशू हो रही हैं अभी यहाँ पे इन पे, कि क्या ये स्केल पर कर पाएंगे अपने ऑपरेशंस को, क्या ये शेयर होल्डर रिटर्न दे पाएंगे। बड़ा मुश्किल लगता है इन कंपनीज को देखकर कि ऐसा कुछ इनमें पॉसिबल है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये किस हिसाब से फ्रेंजी चल रहा है यहाँ पे। एंड डे 1%, एक दिन का गेन देखिए आप इन कंपनीज का, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, HOAC फूड
ठीक है, यहाँ पे लिखा है HOAC फूड्स, आप देख सकते हैं सभी, और ब्लू कलर पे लिखा है सब्सक्रिप्शन, ऑरेंज कलर से लिखा है डे 1 परसेंटेज चेंज और बिड्स कितना इन्होंने जनरेट किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 191% डे गेन, 343%, 326%, 370%, 35%। इस तरीके का गेन क्या किसी ने देखा होगा? और ये तो सिंगल डे गेन, जिसको IPO मिल जा रहा है उसके लिए इतना बड़ा गेन यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो ऐसा साउंड कर रहा है कि मतलब आप क्या बोलोगे, सब्सक्रिप्शन देखो, ये ओवरऑल इशू साइज कितना था HOAC का? 5.5 करोड़ का इशू साइज था। मैं कह रहा हूं मुझे 5.5 करोड़ चाहिए, लोग कितना दे रहे हैं मुझे? लोग कह रहे हैं नहीं आप 2000 करोड़ लो। KC एनर्जी 15.5 करोड़ मांगा, 1000 ऊपर से भी ज्यादा करोड़। तो इस तरीके का ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब तक ये फ्रेंजी चलता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं, मार्केट डार्विनिज्म पे चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोगों का नुकसान होगा, लोग बोलेंगे अरे यार ये तो स्कैम है, वो दूसरे लोगों को बताएंगे, वो तीसरे लोगों को बताएंगे, और फिर इस तरीके से अपने आप ये फ्रेंजी कम हो जाएगा जब लोगों का नुकसान होगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इसी तरीके से चलता है, डार्विनिज्म यहाँ बहुत अच्छे से चलता है। कब होगा ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यस, जितने भी आपके ऐसी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं, कुछ नहीं कर रही हैं, शेयर प्राइस डबल ट्रिपल होता जा रहा है, एक ना एक दिन लोगों को वहां जरूर फंसना है। फिर वो लोग दूसरे लोगों को एजुकेट करेंगे कि ये मत करो, और इसी तरीके से ये फ्रेंजी कम हो पाएगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये वैसे इंटरनेशनल है, लेकिन मैं बता दूं आपकी लाइफ पे बहुत फर्क पड़ सकता है इससे। ग्लोबल इन्वेस्टर जो हैं अभी एनवीडिया की अर्निंग्स का वेट कर रहे हैं। थर्सडे को एनवीडिया की अर्निंग्स है, और जो माहौल है इस वक्त, अगर आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट हो और पूरी दुनिया वेट कर रही हो, न्यूज़ पे चर्चा हो रही है, सोचो आपकी हालत कैसी हो जाएगी कि भाई क्या होगा। एंड प्रॉब्लम ये भी नहीं है आपके हर बार 95% आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि इस बार आप 99% लाते हो नहीं लाते हो। आप ऑलरेडी टॉपर हो, लेकिन टॉपर में भी आप पहले से और बेटर इंप्रूवमेंट कर रहे हो या नहीं, ये इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है एनवीडिया से इस वक्त। तो सिर्फ एक दिन बचा है एनवीडिया के रिजल्ट्स में, एंड एनवीडिया के रिजल्ट्स अगर बेकार आ गए, ज्यादा या कुछ डिसअपॉइंटिंग हो गए, तो लोग बहुत वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इंडिया में भी जो IT सेक्टर है वहां पे भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर एनवीडिया के रिजल्ट्स खराब आते हैं तो लोग पूरे AI सेक्टर को जज करेंगे कि भाई AI सेक्टर में दम नहीं है, AI सेक्टर की ग्रोथ कम हो रही है अगर एनवीडिया की ग्रोथ कम हो रही है। तो हर जगह जितनी भी IT कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको बहुत फर्क पड़ सकता है इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म, बट यस शॉर्ट टर्म में बहुत फर्क पड़ सकता है। और जिस लेवल पे एनवीडिया चल रहा है इस वक्त, US में भी नास्डैक वगैरह इंडेक्स पे, तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ये सही में क्रैश हो गया। अगर आप देखें दूसरे स्टॉक्स को भी जो AI वगैरह से रिलेटेड है, बहुत वॉलेटाइल रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं इस वक्त, यहाँ पे बहुत कुछ है स्टेक पर, स्पेसिफिकली एनवीडिया के लिए और उसके इन्वेस्टर्स के लिए। जब स्पेशली जब अर्निंग सीजन आया और वहां पे डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे मैग्निफिसेंट 7 मेगा कैप्स के लिए, तो जो अपकमिंग रिपोर्ट्स हैं US इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइसेस, पर्सनल स्पेंडिंग, जॉब्स के, वो अभी वेट एंड सी मोड पे चल रहा है। US में भी सब कुछ डिपेंड करता है डेटा पे, डेटा कैसा आएगा आगे वैसी चीजें होंगी। तो जो हेफ्ट ऑफ एनवीडिया है, जो सेकेंड बिगेस्ट वेटिंग है, जिसकी S&P 500 में आफ्टर एप्पल, एंड एप्पल को भी ओवरटेक कर ही जाएगा लगता है जिस हिसाब से अगर अच्छे रिजल्ट आ गए इसके। तो यहाँ पे जो हेडिंग वैल्यूएशन है, यहाँ पे बहुत बड़े स्विंग्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये रेवोवेट कर सकता है। रेवोवेट करना मतलब अपने वाइब्रेशंस से सबको हिला देना वाइडली, पूरे मार्केट को। अगर आप ऑप्शंस मार्केट को स्टडी करें, US में ऑप्शंस डेरिवेटिव्स का पार्ट होता है। जो लोग यूजर्स बिल्कुल मार्केट से नहीं है उन्हें समझने में दिक्कत होगी, बट मैं बता दूं इसको एज अ इंडिकेटर लोग यूज करते हैं। ऑप्शंस के थ्रू ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10% की मूव आ सकती है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर या नीचे। सोचिए कितना ये मूव तो प्राइस डे है ऑप्शन में। तो यहाँ पे करीब नैस्डैक 10% अगर इसमें मूव आती है, तो नैस्डैक जो इंडेक्स है उनका, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी IT है, 160 पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है सिर्फ इसके 10% के मूव से। एंड एनवीडिया के जो नंबर होंगे वो अच्छे होंगे, सबको एक्सपेक्टेड है कि बढ़िया ही होंगे, लेकिन जो आगे की गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि वो आगे फ्यूचर के बारे में क्या कमेंट्री कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, क्या बढ़िया होगा, एनवीडिया के लिए क्या है फ्यूचर में, क्या AI में ग्रोथ बढ़िया है, क्या कंपनीज चिप बाय कर रही हैं इनसे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ओवरऑल इस टाइम पे जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, सब कुछ बिल्कुल ओवरशैडोड हो चुके हैं सिर्फ एक कंपनी से, और वो है एनवीडिया। यस, तो पोटेंशियली अगर बहुत अच्छे फॉरकास्ट आते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग्स भी आती है, तो ये एप्पल को भी हो सकता है कुछ दिनों में ही
आप कह सकते हैं सरपास कर जाए और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन जाए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ट्राई आस्क टॉप रेगुलेटर्स टू अप्लाई व्हाइट लिस्ट नॉर्म्स। अब देखिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। स्पैम मैसेजेस और स्पैम कॉल्स सब लोग को परेशान करते हैं, राइट। यहाँ पर ट्राई रूल लेकर आ रहा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे सेबी के बारे में हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर है, ट्राई टेलीकॉम कंपनीज का रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन्होंने आरबीआई से कहा है कि जितने भी सेक्टर रेगुलेटर्स हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज है, ठीक है, वो इंप्लीमेंट करे एक मैंडेटरी वाइट लिस्टिंग। वाइट लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना इंटरनेट लिंक्स का, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेजेस का, आईपीकेस का और कॉल बैक नंबर्स जो टेक्स्ट मैसेज से भेजे जा रहे हैं सितंबर 1 से, ताकि आप बेसिकली एयरटेल ये कंफर्म कर दे कि हमारा नंबर है। उसके अलावा अगर आपको रिलायंस से कोई कॉल आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर ट्राई चाहता है कि लिखा हो कि हाँ ये नंबर इनका है, यहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये स्पैम कॉल्स को टैकल करना चाहते हैं। सब लोग परेशान हैं स्पैम मैसेजेस से, कॉल से, और फ्रॉडस्टर्स भी बहुत परेशान कर रहे हैं सबको ओवरऑल। अगर आप देखें तो जो मीटिंग थी जॉइंट कमेटी की ऑफ रेगुलेटर्स ट्राई द्वारा जो कन्वीन की गई, वहाँ पे अर्ज किया जा रहा है कि अभी एक जॉइंट एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे स्पैम मैसेजेस और कॉल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इसके लिए हम लोग टाइमलाइन भी लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ हम करेंगे नहीं, एक टाइमलाइन सेट करेंगे और जो लेटेस्ट डायरेक्शंस हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि इन्फोर्स कर दिया जाए, इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ट्राई ने कहा है कि एंड ऑफ अगस्त तक जो है डेडलाइन है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास कि वो सारे टेक्स्ट मैसेजेस जहाँ पे अनरजिस्टर्ड यूआरएल है, लिंक है या एपीके है, उन्हें सबसे पहले तो बंद कर दे। आपके पास कोई भी लिंक आ रहा है किसी ऐप का या एपीके का, एक तो वो बंद हो जाए, दूसरा कोई और दूसरे लिंक्स भी है उसमें, वो भी सारे बंद हो जाए। तो यहाँ पे ताकि ट्राई चाहती है कि जो लोगों के पर्सनल डिटेल्स लीक हो रहे हैं, हैक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे भी लगाम लगाया जा सके इन चीज़ों के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत टेंशन में आ गए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी और ई कॉमर्स कंपनीज भी, क्योंकि यहाँ इन्हें बहुत इंटरप्शन फेस करनी पड़ेगी सर्विस को रिसीव करने में, ट्रांजैक्शन मैसेजेस में और ओटीपी में। हमें दिन भर में कितने तो ओटीपी आ जाते हैं अगर हम ट्रांजैक्शन करें कुछ बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पे ट्राई को ये भी समझना होगा कि भाई हमारा जो ओवरऑल बिजनेसेस हैं, इन्हें ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत लॉस हो जाए, राइट, इनके ऑपरेशंस में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो JCORA की इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है जिसे सेटअप किया गया था 2022 में, और ये एग्जामिन करेगी, जांच करेगी रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस की कि क्या इंप्लीकेशंस, क्या इफेक्ट आते हैं रेगुलेशंस के, लॉस के डिजिटल एज में, और एक कलेक्टिव फ्रंट रखेगी अगेंस्ट टेलीकॉम स्पैम एंड फ्रॉड। तो टेलीकॉम स्पैम एंड फ्रॉड काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी है इस वक्त, ऐसा लगता है गवर्नमेंट की काफ़ी सीरियसली ले रही है इसे गवर्नमेंट। एंड जो मीटिंग थी ट्यूसडे की, वहाँ RBI, पेंशन PFRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटर, पेंशन रेगुलेटर, सिक्योरिटीज रेगुलेटर सब आए थे अटेंड करने, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज़्यादा आप देखो फ़ोन पे हो रहे हैं इस वक्त। तो स्पेसिफिकली उनको ये टारगेट करना चाहते हैं। स्पैम कॉल्स इन अ सेंस इन्हें ठीक है, बाकी चीज़ों से इतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ना, इससे ये कर्ब करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज से ऑफिशियल्स आए एंड ये लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो कि ओवरऑल ये स्पैम, फ्रॉड और जितने भी हैक्स जो हो रहे हैं, इन चीज़ों पे लगाम लगा पाए मिल करके, विदाउट हर्टिंग द बिजनेसेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उनको बिना हर्ट किए। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, विल हैव 10 days डीलर स्टॉक बाई ईयर एंड भार्गव। अब ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इससे आप कह सकते हैं डिकोड कर पाएंगे। ये है मारुति सुजुकी के बारे में, ठीक है। अब जितने लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में या तो काम करते हैं या काम करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग में है, या फिर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी भी सेक्टर में, आपने अगर ये म्यूचुअल फंड भी ले रखा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोजर ज़रूर होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की, एक ऐसी कंपनी जिसने कोई ईवी नहीं लॉन्च किया है। इनके पास CNG कार्स है जो बहुत बिकती हैं, और पेट्रोल डीजल कार्स इनकी बहुत बिकती हैं, टैक्सीज भी बहुत चलती हैं इनकी, ओवरऑल सिर्फ डिजायर से लेकर जो दूसरी कार्स है काफ़ी यूबिक्विटस है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है मारुति के साथ, मैं बता दूं कि इनके पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री खड़ी हो गई है। मतलब फेस्टिवल सीजन से पहले कार्स बिक नहीं रही हैं ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हो गई है। और कार की इन्वेंट्री को स्टोर करना आसान थोड़ी है, आप समझ रहे हो कितना खर्चा आएगा। एक ही जगह पे हज़ारों कार अगर आपके पास स्टोर हो रखे हैं,
राइट, रिस्क भी है, कभी कुछ हो सकता है तो करोड़ों का नुकसान तो ऐसे ही हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि ये अभी जो 38 दिन तक ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री रहती है एक कार की, अब सिर्फ 10 दिन पर आ जाएगी घट के बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड तक, इनका ये कहना है। ओवरऑल ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल कार्स हैं इनकी डिमांड साल के एंड तक फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी 2026 तक, मार्च 2026 तक। इंडिया में एसयूवीज बिक रही हैं, छोटी गाड़ियां बिक ही नहीं रही है, लोगों को सिर्फ एसयूवीज चाहिए। एंड इससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मारुति जैसी कंपनी के लिए जो छोटी कार्स में ज्यादा स्पेशलाइज करती थी। इनके इंडिया के और मारुति के बेस्ट सेलिंग कार्स कौन से हैं? ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट। तो ये सारी जो कार्स हैं ओवरऑल सारी स्मॉल साइज कार्स हैं। और अगर आप देखें इनके एसयूवीज, तो बहुत ही कम एसयूवीज इन्होंने आज तक लॉन्च किए हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैं आप सबको अश्योर कर सकता हूं कि मारुति जो इन्वेंट्री है डीलर्स के पास जो अभी बहुत सारी जमा हो गई है, ये अभी वहां पर नहीं है जो बोला जा रहा है, जो क्लेम है कि इतना ज्यादा इन्वेंट्री हो गया है। इनका करीब 38 दिन की इन्वेंट्री है बस, और ये भी फेस्टिवल सीजन की वजह से स्टोर करके रखा है हमने थोड़ा ज्यादा, एंड ये 10 दिन पर आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कुछ भी स्पेशल है ही नहीं इसमें, जिसकी वजह से बहुत पैनिक क्रिएट हो गया कि मारुति की कार्स नहीं बिक रही हैं, या इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो पैसा नहीं कमा रही है, इनकी कार्स नहीं बिक पा रही है। चाहे टाटा हो या मारुति हो, सबको लेकर ये कहा जा रहा था। अब टाटा तो ईवी सेल करता है, ईवी का क्रेज बहुत अलग है, उसके शेयर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मारुति का शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट में। और उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि इस तरीके के रूमर्स आ गए कि मारुति की तो कार्स नहीं बिक रही है, इनके 6 महीने की इन्वेंट्री पड़ी है, कार्स बना ले रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, इनके पास ईवी नहीं है। देखिए, मारुति बहुत पुरानी कंपनी है एंड बहुत अच्छी पकड़ है इनकी मार्केट पे, और लोगों का मेंटालिटी इन्होंने बहुत अच्छे से गेज किया है। हालांकि एसयूवीज वगैरह के मामले में काफी गलत रहे इनके डिसीजंस, बट ठीक है, चलता है ये इतना। एंड अब इन्होंने जब लॉन्च किया है एसयूवीज को तो वो बिक भी रहे हैं, ऑल्दो फुल साइज एसयूवीज नहीं है वो, बट स्टिल 5 सीटर एसयूवीज भी इनके अच्छे खासे मिनी एसयूवीज चल रहे हैं। तो इन्होंने अडॉप्शन ऑफ ईवी के बारे में बात कहा और कहा कि ये बहुत ग्रेजुअल होगा, आराम से होगा, एंड इम्पॉर्टेंस हमें देखना होगा कि हम दूसरे ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करें, सिर्फ ईवी को प्रमोट ना करें हम लोग, जैसे कि हाइब्रिड हो गया, सीएनजी हो गया, बायोगैस हो गया, एथेनॉल हो गया इन द मीन टाइम। तो इनका ये कहना है कि ईवी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश ये नहीं है, खाली ग्रीन टेक्नोलॉजी पे ये बुलिश है, जरूरी थोड़ी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी सिर्फ ईवी हो। तो इनका ये कहना है कि हाइब्रिड कार्स का रोल ऑब्वियस है यहाँ पे, और इन्होंने हमेशा रिपीट किया है कि हाइब्रिड कार्स जो है कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है विद इलेक्ट्रिक कार्स। बहुत एसेंशियल है कि पोल्यूशन को कम करें, ऑयल कंजम्पशन को इन नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और एक वास्ट मार्केट है हर एक इलेक्ट्रिक कार के लिए जो कंज्यूमर डिमांड को मीट करती है। तो ओवरऑल इन्होंने अपने काफ़ी अच्छे आउटलुक बताए हैं चीज़ों को लेकर के, एंड हमें देखना होगा कि किस तरीके से आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मोड़ लेती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं कहूँगा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। जितने भी कंपनीज है, आप देखिए टू व्हीलर में भी अब ईवी का क्रेज आ गया है। कुछ टू व्हीलर कह रही है हम ईवी नहीं हाइब्रिड निकालेंगे, इसमें भी सीएनजी बाइक भी निकाल दी है बजाज ने। तो बहुत इनोवेटिव स्टेज पर है इस वक्त, नए इनोवेशंस आ रहे हैं हर रोज, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड टाइम्स जो भी ईवी, मतलब मैं बोलूँगा ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट के लिए, क्योंकि हर एक महीने पे हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी नई, अब हमारे पास ऑप्शन ऐसा नहीं है कि 4 बाइक है सिर्फ जो पेट्रोल पे चलती है, हमारे पास 4 बाइक्स हैं जो 4 पेट्रोल पे चलती है, 4 सीएनजी वाली है, हाइब्रिड भी है, ईवी भी है, बहुत ज़्यादा वेराइटी है मार्केट में व्हेन इट कम्स टू फ्यूल स्पेसिफिकली। तो वी विल एक्सपेक्ट कि आगे इसी तरीके से इनोवेशन आते रहेंगे, एंड हमारा जो कॉस्ट है ना ड्राइविंग का, मुझे लगता है अगले 10 साल में बहुत कम होने वाला है, क्योंकि सीएनजी बाइक्स भी बहुत कम कॉस्ट पे चल रही हैं, ईवीज का भी जो कॉस्ट है पर किलोमीटर बहुत ही कम है, एंड पेट्रोल डीजल से ज़रूर लोग शिफ्ट कर जाएंगे टू व्हीलर में स्पेसिफिकली, क्योंकि टू व्हीलर आदमी बहुत प्रैक्टिकली लेता है, इस तरीके से नहीं लेता कि नहीं मुझे शो ऑफ करना है कुछ। ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं यहाँ पे, एंड स्पेसिफिकली जिस हिसाब से जोमैटो, ई कॉमर्स और फास्ट क्विक ई कॉमर्स है, डिलीवरी का क्रेज है इंडिया में, अभी हर चीज़ डिलीवर करवा रहे हैं लोग घर पे, तो स्कूटीज और बाइक्स हमें चाहिए जिनका पर किलोमीटर कॉस्ट कम से कम हो। डजंट मैटर वो क्या दिख रही है, क्या कलर आ रहा है, क्या है, डजंट रियली मैटर। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।